आदाब नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं आपका अपना ये बेहद ही खास और महबूब प्रोग्राम सेहत और मर्ज। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मर्ज के बारे में जो कि पूरी तरीके से आपकी सेहत को मुतासिर कर देती है और ऐसे हालात में इंसान जीने की उम्मीद ही छोड़ देता है। तो नाज़रीन, ये सारे सवाल जो आज हम इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आपकी सेहत से भी मुताल्लिक़ हो सकते हैं। दिखने में हम सब सेहतमंद लगते हैं, लेकिन कब कौन सी बीमारी कहां से आ जाए हमें पता नहीं होता है। इसलिए बेहतर हो कि हम पहले ही उन सारी बीमारियों के बारे में जान लें जिनके बारे में जानना हमारे लिए वाकई में जरूरी है। तो नाज़रीन, हो जाइए तैयार इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए, रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शाही नवाबी हकीम डॉक्टर यासिर अराफात। आपको हम बताना चाहेंगे कि डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल के ये बानी और रूह रवा हैं, जो कि वानमबाड़ी और बेंगलुरु में इनकी 2 शाख भी हैं। तो नाज़रीन, आप तैयार हो जाइए, उनका हम इस्तकबाल करने जा रहे हैं। हकीम साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। जी साहब, जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आज हम जो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं, किडनी से मुताल्लिक़ बात करने जा रहे हैं। हमारे जिस्म के आज़ाए रईसा में से एक है। ये किस तरह से फंक्शन करता है, इसका ख़ास रोल क्या होता है हमारे जिस्म के निज़ाम में, आइए जानते हैं हकीम साहब से। हकीम साहब, क्या बताएंगे आप? देखिए, आजकल जो लोग हैं गुर्दों के अमराज में बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। पहले गुर्दों का फंक्शन समझना ज़रूरी है। गुर्दों का फंक्शन ये है कि ये जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो फ़िल्टर करता है जी। और हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस मेंटेन करता है। यानी जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसा यूरिया, क्रिएटिनिन हो या जो है हीमोग्लोबिन हो, सोडियम, पोटाशियम, इसको मेंटेन करता है। जी। जब खुदा ना खास्ता किसी वजह से जो है अबनॉर्मलिटी पैदा होती है तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस इम्बैलेंस हो जाता है जी। और जो चीज़ यूरिन में जाना है वो खून में जाता है और जो चीज़ खून में जाना है वो यूरिन से निकलना शुरू तो हो हम जाती इसको है। छलनी मान के चलेंगे एक तरीके से। बिल्कुल जी, सही जी। है। बस एक अल्लाह ने एक कुदरती तौर पर एक छली रखी है जिसको जो है किडनीज कहते हैं। जी। लेकिन हकीम साहब, जिस तरह का दौर आ गया है, अब इतने लोग हाइपर एक्टिव हो गए हैं, इतनी सारी कॉफ़ी, इतनी सारी सिगरेट, इतना सारे हम चाय पीते हैं, खाने पीने पे उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बेसिकली बात ये है। तो हमारे ऐसे बहुत से नाजरीन हैं जो कि किडनी फेलियर की शिकायत के लिए भी अक्सर कॉल भी करते हैं आपके पास, और बहुत सारे मरीज़ जो आप तक पहुँचते हैं। तो इसका सबसे बड़ा हम सबब मानकर क्या चलें कि किडनी फेलियर क्यों होता है और ये है क्या चीज़? देखिए, किडनी फेल होने के कई अक़साम हैं, मगर किडनी फेलियर असल में अगर आप देखेंगे वो 2 किस्म का होता है। जी। अक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर करके उसको डिवाइड किया गया जी, है। जी। अक्यूट के माने वो सडन हो जाता है, जैसा मिसाल के ऊपर बहुत टाइम नहीं लगता, कभी जहर, कभी जो है जहरीली अज्जा का जो है इस्तेमाल कर लिया, या एक्सीडेंट की वजह से गुर्दे में बहुत ज़्यादा मार पड़ गया, तो इस वजह से जो किडनी सडन फेल होती है या ब्लड प्रेशर सडन बढ़ जाता है, तो इसको जो कहते हैं, इसको अक्यूट किडनी फेलियर कहते हैं। और एक होता है जिसको क्रॉनिक रेनल फेलियर कहते हैं। ये क्या होता है, जैसा डायबिटीज़ की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी स्टोन के कंटिन्यूसली जो है अगर उसका सही इलाज ना किया जाए, या पेन किलर लोग जोड़ों के दर्द के लिए जो है इस्तेमाल करते हैं, पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, या बार बार जो है यूरिन में लोगों को, खासकर औरतों को इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन की वजह से बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं, या जो है कई लोग ऐसे होते हैं जो किडनी के अंदर जिनको फोड़े होते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनीज कहते हैं। तो इन वजूहात से जो धीरे धीरे जो किडनी फेल होता है, तकरीबन ये किडनी फेल होने के लिए 12 साल से लेके 15 साल तक लग जाते हैं, जिसको क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं, जिसके अंदर अगर ब्लड के अंदर देखा जाए तो यूरिया और क्रिएटिनिन ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अक्यूट किडनी फेलियर में क्या होता है, बीपी सडन बढ़ गया, 200 और 250 चला गया, सडन जो है किडनी इंजरी होती है और क्रिएटिनिन 14 और 15 चला जाता है, जो कि बहुत पेशेंट को बहुत ही इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। बट क्रॉनिक किडनी फेलियर में धीरे धीरे बढ़ता है और अलामतें भी धीरे धीरे पेशेंट को आती हैं। तो ये 2 किस्म का होता है। जी। तो हमारे बहुत सारे ऐसे नाजरीन भी हैं जो ये भी जानना चाहते होंगे कि अगर हमें अभी तक ये नहीं हुआ है तो उसकी अलामत कैसे पहचानी जाए, यानी कि उनकी निशानियां क्या हैं, क्योंकि हमारा जिस्म भी एक तरीके से हमारी हेल्प करता है और हमें ये बताता है कि भाई ये होने वाला है। बिल्कुल सही। तो ये अलामतें क्या हो सकती हैं? देखिए, पहली बात क्या होता है कि जो लोग डायबिटीज़ के होते हैं, जो लोग ब्लड प्रेशर जिन लोगों को है, और जो लोग इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं, कहीं ना कहीं उनके किडनी फेलियर होती है। तकरीबन जो है आज नहीं तो कल मोस्टली पेशेंट जो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी या हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी उसको कहते हैं।
तो जो लोग बहुत दिनों से ये जो मेटफॉर्मिन जो कॉम्बिनेशन है एलोपैथिक मेडिसिन की, अगर ये खाते हैं तो उनको 6 महीने में एक मरतबा कम से कम ब्लड टेस्ट उनको करना चाहिए, ताकि उनको पता होना चाहिए कि मेरे किडनी का हाल क्या है। अगर समझो कि हमारे ब्लड टेस्ट के अंदर भी अगर आप देखा जाए, बहुत जल्द जो है ये यूरिया और क्रिएटिनिन नहीं बढ़ता है। इनिशियल में जब तक दोनों किडनी 50% तक जो है डैमेज नहीं होती, तब तक पता ही नहीं चलता कि हमारे बॉडी के अंदर कोई सिम्टम, ऐसा लगता है सब ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा, अब इसमें भी कोई परसेंटेज है कि इतना फीसदी काम करे तो हाँ, काम चल जाता है? कुछ लोग होते हैं जिनको कंप्लीट एक किडनी कंप्लीट फेल हो जाती है, जी जी, एक किडनी बाकी रहती है, एक किडनी से भी वो जिंदगी गुजार सकता है। दोनों में समझो कि 50-50% फेल हो जाते हैं, तब ये ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू होता है। जैसा मतलब यूरिया मैक्सिमम 45 होना चाहिए मैक्सिमम mg/dl, और क्रिएटिनिन 1.5 होना चाहिए। ये यूरिया 45 से लेके बढ़ते 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 जब तक 100 नहीं पहुंचता, और क्रिएटिनिन 1.5 से बढ़ते बढ़ते जब तक 5 तक नहीं पहुंचता, जी, जी, जी। तब तक भी कोई अलामत जाहिर नहीं होती है। उसके बाद में क्या होता है, भूख की कमी शुरू हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है कि मुझे खाने में दिलचस्पी नहीं हो रही है। जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा था, जिसको मैं तरसता था कि जब मिलेगा मैं इसको खाऊंगा, जब उसके सामने रखते हैं तो उसे दिल नहीं लगता है। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो पैरों में सूजन होना। अच्छा। ये पैर में जो सूजन क्या होता है कि थोड़ा सा दबाने से ऐसा लगता है कि गड़ा पड़ गया है, जिसको पिट्टिंग ओडिमा कहते हैं। जी। तो ये जो है दूसरी अलामत है किडनी यूरिया फेलियर बढ़ने की। के लिए हम समझे। हाँ, यूरिया और क्रिएटिनिन जब बढ़ता है। जी। हालांकि पैरों में सूजन किडनी और जैसा मतलब हार्ट और लिवर, ये 3 ऑर्गन जब फेल होना शुरू होते हैं, तीनों में भी जो है पिट्टिंग एडिमा होता है। यानी पिट्टिंग एडिमा माने दबाने पे ये थोड़ा सा उंगली अंदर चले जाएगी, निशान बैठ जाएगा। जी। इसके अलावा जो है वॉमिटिंग होना शुरू होगी, जैसा मतलब वॉमिटिंग की तरह तो होगी, जिसको मतली कहते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो भी खाएंगे वॉमिटिंग हो जाएगी। और एक अलामत है कि खुजली होना शुरू होगी। मरीज को ऐसा लगेगा कि मतलब जो है थोड़ा सा जो है मुझे खुजली हो रही है जिस्म में यहाँ पर वहाँ पर, और स्किन का कलर बदल जाएगा। ऐसा लगेगा कि मतलब एकदम पाउडर की तरह स्किन, जैसे खुजाएंगे तो ऐसा लगेगा कि स्किन एकदम ड्राई हो चुकी है मेरी। जी। और इसी तरीके से जो है सांस लेने में तकलीफ, जैसा थोड़ी देर अगर जो है मरीज चलता है तो पेशेंट हाँफने लगता है। तो ये जो है उल्टी होना, मतली होना, पैरों में सूजन होना, पेट में पानी भरना, दम घुटना, हिचकी आना, खुजली होना, ये सारे जो अलामतें होती हैं, ये क्रॉनिक रेनल फेलियर में 5 क्रिएटिनिन के बाद, यूरिया 100 के बाद जाहिर होना शुरू होते हैं। लेकिन अभी हकीम साहब आप कुछ टेस्ट के बारे में बता रहे थे कि ब्लड में ये वो, तो अगर ये टेस्ट की बात कराया जाए तो सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि फिर टेस्ट कौन से कराया जाए, क्योंकि डॉक्टर तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बना के दे देते हैं और हज़ारों का बिल भी कट जाता है। तो नाज़रीन को इस मुताल्लिक़ क्या बताना चाहिए? देखिए, इनिशियल जब किडनी फेल होता है तो यूरिन में प्रोटीन लीकेज होता है। इन्हें जब पेशाब करते हैं तो पेशाब में झाग रहता है जी। तो बच्चों को भी एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बीमारी है, उसके अंदर भी अगर देखते हैं बाथरूम में तो फिर वो झाग की तरह से जो है लगा रहता है। तो अगर ऐसा कुछ सा लगता, और पेशाब करने के बाद थक जाते हैं पेशेंट, तो ऐसे वक्त में जो है ना यूरिन एनालिसिस बोल के आता है, यूरिन टेस्ट है, एक बार कर लें। ब्लड में जो है KFT नाम रख लें, KFT किडनी फंक्शन टेस्ट के नाम से होता है। वो जाके बोलें किडनी फंक्शन टेस्ट एक मरतबा कर लें, इससे जो है 90% तक हमें आइडिया फॉर्म हो जाएगा कि हमारे किडनी का फंक्शन कैसा है। और अगर किसी सेहतमंद को इस बीमारी से बचना हो तो उसको क्या तरीके अपनाने चाहिए? पहली बात जो है किडनी फेल होने का मैंने आपको बताया सबब है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादातर लोग एलोपैथिक मेडिसिन ही खाते हैं, मगर वो एलोपैथिक मेडिसिन क्या है, सिर्फ शुगर लेवल कम होता है, मगर जो डायबिटीज़ से होने वाले जो नुकसानात हैं, जैसा किडनी का जो है वो कमज़ोर हो जाना और वीकनेस हो जाना, ये मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं है। तो मैं आप उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप डायबिटीज़ की दवा खा भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं साथ में यूनानी मेडिसिन आप इस्तेमाल करें, जो कि किडनी को भी जो है वो सेव करती रहेगी। क्योंकि डायबिटीज़ के लिए हम जो दवा देते हैं कहीं ना कहीं वो किडनी को सेव करती है। या ब्लड प्रेशर की दवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर की दवाएं के इस्तेमाल से भी जो है कहीं ना कहीं किडनी डैमेज होता है, तो वो मेंटेन में रखें। और इसी तरीके से अगर जैसा कोई लोग किसी को किडनी में पत्थर है तो वो जो है कोशिश ये करें कि मतलब यूनानी दवाओं के ज़रिए से बहुत जल्दी उसको निकाल दें। क्योंकि कई लोग डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारा जो है 4 mm है, 5 mm है,
वो पानी पीने से निकल जाता है। तो ये गलत फहमी में क्या करता है, वो सिर्फ पानी पीता रहता है, मगर वही किडनी स्टोन जो है नेफ्रॉन को डैमेज कर करके या जो है यूरिनरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन जो होता है वो बाद में चल के इसी को छोटी चीज़ बड़ी कर देती है। जैसा कई लोग यूरिन में इन्फेक्शन जब होता है तो परमानेंट क्यूर नहीं करते, मतलब यूरिन इन्फेक्शन हो गया, एंटीबायोटिक 5 डेज का लेते हैं, फिर उस पर छोड़ देते हैं, अरे इन्फेक्शन अभी पेशाब में जलन नहीं है, अभी इस पे वो भूल जाते हैं। बल्कि जो है अलामतों का इलाज ना करें, सबब का इलाज करें। इसके अलावा जो है अगर समझो कि जंक फूड जिसको कहते हैं, जो कि मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होता है, जो कि तकरीबन 6-6 महीने 1-1 साल उसका एक्सपायरी डेट लिखा रहता है, तो इसके अंदर जो है प्रिजर्वेटिव ज़्यादा रहते हैं। समझो कि हम कितना भी अच्छा खाना पकाएं जी, आपको जो है कम से कम 7-8 घंटे के बाद वो खराब हो जाता है। अभी मार्केट में कोई भी ऐसी चीज होती है जो कम से कम 6-6 महीने 1-1 साल जब अच्छी यानी कि केमिकल यूज रहते हैं, हाँ, तो जो उसके अंदर तो वो चीज अवॉइड करें, क्योंकि उसके अंदर कोई भी जो है आपको प्रिजर्वेटिव्स के अंदर सोडियम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यानी कि जंक फूड से हमें टोटली दूर रहना है। कोशिश ये करेंगे जंक फूड इस्तेमाल ना करें, और जिसके अंदर बड़ी मिकदार में नमक होता है वो नुकसान करेगा, नमक बिल्कुल बहुत कम कर दें। और क्योंकि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल से ही जो है कहीं ना कहीं किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये तो आपने बताया कि इस ग़िज़ा से हमें बचना है, लेकिन कौन सी ग़िज़ा हम इस्तेमाल करें अगर इस चीज़ को हम क्योर कर सकते हैं, तो फिर वो क्या होगी? देखिए, मेंटेन का मसला कैसा रहता है कि किडनी, अगर समझो कि किसी को किडनी फेल हो गए और यूरिया और क्रिएटिनिन ज़्यादा है, यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, तो जो डायरेक्टली नुकसान पहुँचाने वाले हैं वो है दाल। यानी कोई भी दाल जो है क्रिएटिनिन में कन्वर्ट होता है बाद में, तो इस वजह से दाल की जो चीजें हैं वो अवॉइड करना है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जो पानी की मिकदार, क्योंकि पैरों में पानी जम रहा है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जो है किडनी सही फिल्टर नहीं हो पा रहा और उस पानी को यूरिन के जरिए से बाहर नहीं निकाल पा रहा, तो पानी का इस्तेमाल जो है कम से कम 1.5 लीटर तक एक दिन में करें। अच्छा, किडनी स्टोन जिनको रहता है उनको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना ज़रूरी है, मगर जिन लोगों को किडनी फेल हो जाता है, यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों को पानी का कम इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमारे पास क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो बड़े लोगों से पूछते हैं, उनके जो है दादा दादी से पूछते हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि अरे तुम ज़्यादा पानी पियो। तो ज़्यादा पानी पीने से क्या होता है, वाटर रिटेंशन बॉडी के अंदर हो जाता है। इसके अलावा जो है जैसा फ्रूट्स में जैसे एप्पल, पपीता, अमरूद और बेर, ये जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे फ़ायदा होता है। और बीज वाले फल और सब्जियां भी कहते हैं कि वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, जो सीड्स वगैरह होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स में जैसे टमाटर है, बैगन है, पालक है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अच्छा, हाँ, खीरा असल में खीरा, तरबूज, ये सारी चीजें जो है अवॉइड करने के लिए इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा रहता है, यानी इसके अंदर पानी ज्यादा जमा रहता है। तो ये 4 फ्रूट खाएं। इसके अलावा खट्टी चीजें जो भी एकदम खट्टी है, लेमन हो, ऑरेंज हो, अनानास हो, अनार हो, ये चीजें अवॉइड करें। अच्छा। तो ये 5 चीजें हैं जो समझने के हैं। पानी 1.5 लीटर तक पिएं, दाल का इस्तेमाल ना करें, खट्टी चीजें अवॉइड करें, और जो है नॉन वेज, अच्छा आजकल जो जाहिर से बात है जो चिकन वगैरह मिलता है तो वो सबको पता है कि वो उसके हालात क्या हैं, तो इससे काफी नुकसान होते हैं, कई इन्फेक्शन बॉडी के अंदर आते हैं, तो उसको अवॉइड करें। तो इसी तरीके से ऑयली आइटम अवॉइड करें। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो खा सकते हैं। अच्छा, सारे वेजिटेबल्स के अंदर भी वो थोड़ा सा यूरिया लेवल थोड़ा सा रहता है, इस वजह से लेने से पहले सारे को थोड़ा सा जो है पानी में डाल के थोड़ा सा बॉईल करके लीच करके उस वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। देखिए, ये हर पेशेंट को अलग अलग डाइट होता है, पेशेंट के रिपोर्ट के हिसाब से, पेशेंट के फिजिकल कंडीशन के हिसाब से बदलेगा जी। लेकिन अगर किडनी फेलियर का एक मुस्तकिल इलाज की हम बात करें तो उस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? असल में क्या है कि पेशेंट का जो है अगर इनिशियल स्टेज में यूनानी मेडिसिन लेता है, बेहद पेशेंट को फ़ायदा होता है माशाल्लाह। जो है जैसा यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा रहता है, वो भी तकरीबन 4-5 महीने जब दवा कंटिन्यू खाता है तो यूरिया क्रिएटिनिन कंप्लीटली नॉर्मल आने के पूरे चांसेस होते हैं। जी। हाँ, यूरिया जब कुछ लोगों को 100 से बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन 5 से बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा जो है उसको पूरे अलामतें भी हैं, तकलीफ भी है, और वो डायलिसिस में चला भी गया है, तो हम उसको सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं कि भाई आप डायलिसिस करो, क्योंकि डायलिसिस करने से भी कैल्शियम कम हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, बॉडी के अंदर जो है काफ़ी हद तक जो है वीकनेस आएगी, जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में क्या करना है, हमारी सपोर्टिव मेडिसिन इस्तेमाल करने से धीरे धीरे डायलिसिस की क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं, या कम से कम जो है पेशेंट को और ज़्यादा जो है जैसे डायलिसिस करेंगे यूरिन कम हो जाएगा। समझो कि किडनी फेलियर पेशेंट को यूरिन कम होता है, मगर डायलिसिस करने के बाद और कम हो जाता है, तकरीबन
बड़ी मुश्किल से 200 से 300 ml जो है पेशाब निकलता है। तो हमारी दवा खाने से क्या होता है, नेचुरली किडनी का जो है फंक्शन होता है, किडनी को ताकत देते हैं, नेचुरल ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, जिससे जो है एक सपोर्टिव एक जो है उसको फायदा पहुंचता है। जी नाज़रीन, अगर आपके भी कोई सवाल हैं या किसी तरीके की आप भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको फ्लैश होते नज़र आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इन नंबर्स पे कॉल करके आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो बात हुई किडनी से मुतालिक, लेकिन एक जो आज की डेट में हम ज़्यादा गौर करते हैं कि लोगों को जॉइंट पेन की भी बहुत दिक्कत रहती है। बचपन में अक्सर हम ये समझते थे कि जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको ही ये बीमारी होती है, उन्हीं को ही जॉइंट पेन होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि नौजवान पीढ़ी के भी जितने भी लोग हैं उनको भी जॉइंट पेन होना शुरू हो गया है। आइए हकीम साहब से इस मुताल्लिक भी जानकारी लेते हैं, इसके पीछे क्या सबब है। देखिए, जोड़ों का जो दर्द होता है, सबसे बड़ी जो शिकायत है आज की लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम है जी। मतलब लोगों का उठना बैठना। अभी तकरीबन आज से एक 50 साल 60 साल के पहले अगर आप देखेंगे तो लोग फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो है हमें एक फ्लेक्सिबिलिटी बनाया है, मतलब जैसा गर्दन है, जोड़ा है, नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो आज हमारे पास इतने हम लग्जरी लाइफ जो है गुजारते हैं कि गरीब से गरीब इंसान के पास में भी वॉशिंग मशीन होता है और उसके पास जो है वो मोटर होता है जो वो सेनने का, पानी सेनने का जो है, ये सारे जो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से हमारे जो जॉइंट्स के दरमियान में क्या होता है, स्टिफनेस हो जाती है, जिसकी वजह से जो है जोड़ों में दर्द आना स्टार्ट। इसके कई अलामत हैं। समझो कि अगर ये गर्दन में होता है तो उसको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, अगर जो है घुटनों में होता है तो इसको जो है नी पेन कहते हैं या ऑस्टियोआर्थराइटिस। मैं अभी आपसे यही सवाल पूछने चाह रही थी कि अक्सर जब लोग जाते हैं डॉक्टर के पास इस तरह के जॉइंट पेन को लेके, वो इतने अजीबोगरीब नाम बताते हैं कि पेशेंट जो है पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, फिर वो डर भी जाता है। तो आप हमें ये भी बताइए कि जो जगह जगह जॉइंट पेन होते हैं तो इनके प्रॉपर नाम क्या होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि देखिए, गर्दन में गर्दन से लेके जो पीठ के तक तकरीबन 33 बोन्स होते हैं, जिसको वर्टिब्रा कहते हैं, और हर वर्टिब्रा के दरमियान में एक डिस्क होता है। ओके, उसमें उसके दरमियान में कई लाखों नर्व्स जो है वहाँ से पास होते हैं। जब हमें जो है अपनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर की वजह से जो बोन के दरमियान में कंप्रेशन होता है, उसके हिसाब से नाम रखा गया है। जैसा कोई लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या बहुत ज़्यादा जो है कंप्यूटर में बैठ के काम करते हैं या ड्राइवर्स हैं, तो उनको ज़्यादातर जो है ये जो गर्दन का जो हिस्सा है जी। तो यहाँ पर जो है प्रॉब्लम होगी, जिसको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं या इसको आम जबान में नेक पेन कह सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से नर्व यहाँ से जो है दब के ये पूरा जो है हाथ तक नमनस भी होगा, दर्द भी होगा और मूवमेंट्स भी कम हो जाएंगे। तो इसको सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। जी। यही मसला अगर बैक में हो जाए, नीचे के हिस्से में, जिसको लंबार रीजन कहते हैं, लंबार में अगर जो है कंप्रेशन हो जाता है तो वहां से जो है एक रग निकलती है जो कि नीचे तक आती है और उसमें दर्द होता है, गालिबन आप साइटिका की बात कर रहे हैं। इसको उर्दू में अर्कुन निसा और इंग्लिश में जो है शियाटिका कहते हैं। इसी तरीके से घुटने में जो होता है तो इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं और आम जबान में नी पेन कहते हैं। अच्छा, यही प्रॉब्लम अगर छोटे छोटे जोड़ों में आ जाता है तो इसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो बात क्या होता है, ये किस जगह पे है इसके मुताबिक वो लोगों ने नाम रखा है, मगर सारे जोड़ों के बीमारी का जो इलाज होता है वो कहीं ना कहीं सेम ही होता है। जी नाज़रीन, ये जो अभी हकीम साहब ने हमें जानकारी दी कितनी ख़ास है, ये हम ये समझ सकते हैं कि देखिए हर जोड़ का एक अपना नाम होता है, उसके अंदर जो भी दर्द हो रहा है, कितनी इंपॉर्टेंट ये जानकारी थी जो कि आज तक हमें पता नहीं थी। लेकिन नाज़रीन, सवाल तो ये भी उठता है कि अलग अलग जॉइंट में जब पेन होता है तो दूसरे आज़ा को भी कहीं ना कहीं दिक्कत देता होगा। हकीम साहब क्या बताएंगे, वाकई में ये रियलिटी है या नहीं? हकीम साहब क्या बताएंगे? देखिए, दर्द जो होता है ना, ये एक अलामत होती है जी। दर्द खुद एक बीमारी नहीं होती, ये कोई एक बीमारी की अलामत होती है और ये दर्द दो वजह से होता है। एक मिजाज की खराबी की वजह से, एक जो है टिश्यू के डैमेज की वजह से। समझो कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बिरयानी खा लेते हैं और फिर जो है फिर उसके ऊपर मीठे खा लेते हैं, तो उनका जो मिजाज जो पेट का है वो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने की वजह से दर्द होता है जी। तो वो जो दर्द होता है टिश्यू डैमेज होने की वजह से नहीं, बल्कि आपके पेट के मिजाज की खराबी की वजह से। तो ये भी एक दर्द होता है। और समझो कि किसी को किडनी में स्टोन हो गया तो भी दर्द होता है, या रात भर किसी ने सोया नहीं उसको भी सर में दर्द होता है, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, ज्यादा टेंशन ले लिया, बीपी बढ़ गया,
ये सारे जो दर्द होते हैं ये जो है मिजाज की खराबी की वजह से होते हैं, ये एक अलामत है। जी जी। और एक जो दर्द होता है वो टिश्यू के डैमेज की वजह से, जैसा कई लोग होते हैं जिनके घुटने जो है कमज़ोर होने की वजह से, कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है, दोनों घुटनों के दरमियान में फ्लूइड कम हो जाता है, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और उसकी वजह से जो नर्व जो है डैमेज होती है, तो उसको अलग किस्म का दर्द कहते हैं। ये गैप आना जो आप कह रहे हैं, या हाँ, गैप आम ज़बान में कहते हैं, हाँ हाँ, खत्म जिसको हो गई। साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये असल में जो दर्द जो होता है एक अलामत है, जी, मगर जी। कोई बीमारी की एक अलामत है। हाँ, कोई भी बोन जब मुतासिर होता है तो उससे जो कनेक्टेड नर्व होते हैं जी, जी। वो रेडिएशन पेन पैदा करता है, जैसे मैंने आपको यहाँ बोला। पे यही मैं अभी पूछना चाह रही थी कि अक्सर हमने देखा है सर्वाइकल पेन की जब आप बात करते हैं तो ऐसे लोगों को सर दर्द बहुत ज्यादा रहता है, जी, सही और बता बाज़ रहे हैं। वक्त ये भी आता है कि उन्हें क़य की भी शिकायत बिल्कुल रहती सही है। बता रहे हैं, तो ये इससे कितना है कि इससे- अगर हमने इसको वक्त पे क्योर नहीं किया, बाज़ वक्त तो हम यही करते हैं कि पेन हो रहा है, चलिए भाई पेन किलर खा लिया जी। और मामला निमट गया। लेकिन आप ये बताइए कि अगर इसको हम ऐसे ही नजरअंदाज करते चले जाएं, क्या खतरनाक शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं ये? अच्छा, पहले से ही बहुत से डॉक्टर जो है गड़बड़ करते हैं ये सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के पेन में और माइग्रेन के पेन में, क्योंकि जी, जी। दोनों का पेन तकरीबन सेम सेम रहता जी। है, तो डायरेक्टली पेन किलर दे देते हैं। तो पेन किलर एक सोल्यूशन नहीं है, मतलब सबब का इलाज होना चाहिए। और वो क्यों हुआ, जैसे मतलब आप जो है सर्विकल का सही एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, जी। या आपने जो है कमर में जो है, जैसे मतलब आप ऑटो वाले हैं या कोई और जो है काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको कंप्रेशन हो रहा है, या घुटने वगैरह जो है आपके प्रॉब्लम है क्योंकि आप सही तौर पर जो है एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको सबब का इलाज करना चाहिए। अगर वो नहीं करते, सिर्फ पेन किलर खाते जी, जी। हैं, तो पेन तो उस वक्त के वास्ते कम हो जाएगा, मगर बॉडी जो है लॉक होना शुरू हो जाएगी। इन्हें किसी को अगर आप कहेंगे जो सर्विकल का पेशेंट है उसको अगर आप बुलाएंगे ना, तो वो पूरा इस तरीके से मुड़ेगा, कंप्लीट अपनी बॉडी के साथ में मुड़ेगा। ये लॉक को खोलने के लिए एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। जी। अच्छा, हम जो मेडिसिन देते हैं, अगर मिजाज खराब है तो उसके लिए अलग दवा है। जी, जी। अगर जोड़ों में दर्द है, फ्लूइड कम हो गया है, तो अलग दवा है। जी। तो हम बीमारी का सबब का जब इलाज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो पेन वो कम होना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम इंटरनल मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं और एक्सटर्नल थेरापीज का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कपिंग बहुत अच्छा इलाज है, हिजामा कई अक़साम है, उसके अंदर ड्रे कपिंग है, वेट कपिंग है, एक्यूपंक्चर है, मॉक्सा है, इसी तरीके से कलर थेरापी तो है, हम यूनानी फिजियोथेरेपी मान लें इसको? फिजियोथेरापी में क्या होता है कि थेरापिस्ट वो सिर्फ एक्सरसाइज कराते हैं, वो भी फायदेमंद है, मगर जो कपिंग वगैरह है ना, उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। वो डायरेक्टली हमारे जो मसल्स के दरमियान में जो स्टिफनेस होती है उसको निकालता है, वो लॉक को खोलता है। बनाना लीफ थेरापी है। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ एसी में बैठ के ही पूरा दिन गुजारते हैं, तो उनको पसीना भी बाहर नहीं आता, जिसकी वजह से और बीमारी अंदर से बढ़ती चली जाती है। तो ये बनाना लीफ थेरापी और इस तरह कपिंग थेरापी से क्या होता है, वो अंदर से की जो गंदगी बाहर निकलती है, स्टिफनेस दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन। मैं आपको एक बेसिक चीज़ समझाता हूँ कि कोई भी बीमारी हो, 3 वजूहात उसके असल होती हैं। पहला होता है कंजेशन, कोई चीज़ का वो जगह पे जमा हो जाना, स्टैग्नेशन, इम्तला हो जाना, और जो है ब्लॉकेज। इन्हें अगर समझो कि अगर ब्रेन के अंदर जो है सही तौर पर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ, कम पहुंच रहा है, तो उसको जो है इस्केमिक ब्रेन कह सकते हैं, बाद में वो हेमिप्लेजिया या पैरालिसिस में चल जाएगा। अगर वही हार्ट को सही तौर पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हुआ, थोड़ा हो गया, कम हुआ, तो जो हार्ट अटैक आ सकता है। तो ब्लड का सर्कुलेशन ही जो है ऑक्सीजन को सप्लाई करती है, और हमारे बॉडी का एक एक सेल को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही हम कपिंग करते हैं, ये ब्लड को बहुत अच्छे अंदाज से सर्कुलेट करता है और वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिससे वो मरने से बच जाता है। पेन किलर खाने से क्या होता है, पेन तो उस वक्त वास्ते 3-4 घंटे कम हो जाता है, मगर जो सर्कुलेशन की कमी होने के बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैरों को काटना पड़ता बाद में। तो हमारा जो सिस्टम है यूनानी का, ये एलोपैथिक से बिल्कुल आगे है। हालांकि उतना फेमस इस वजह से नहीं है कि मतलब लोग उस पर ज्यादा काम नहीं करते, वरना ये जो थेरापी है कम से कम 1500 साल पुराना इलाज है। एक्यूपंक्चर थेरापी 5500 साल का है, कपिंग कम से कम 3500 साल का है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आज से 1460 साल के पहले उसके बेनिफिट्स बोले हैं। ये हमारी थेरापी है, हमारे घरों में ये करते थे उस जमाने में। तो आज इसको छोड़ने की वजह से लोग जो है ना इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, इतना इलाज करने के बाद भी कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन हकीम साहब, अगर आसान तरीके की बात की जाए तो लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि जॉइंट पेन से कैसे बचें वो? देखिए, बचने का अंदाज ये है कि पहले आपकी लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करना पड़ेगा।
मतलब जैसा मतलब कोई ऐसा ऐसा लेटा हुआ है, एक एक घंटा 2-2 घंटा मोबाइल देख के कर रहा है, तो आपका कहीं ना कहीं पोस्चर चेंज होगा। तो आप अपने ढंग से बैठिए, आपका पोस्चर क्या है उसको आप जो है फॉलो अप करिए। और दूसरी बात, कम से कम जो है 20 मिनट डेली एक्सरसाइज करें जी। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, हमारे जितने भी अबनॉर्मलिटीज होते हैं वो फिर वापस लॉक हो जाती हैं। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़ लें सही वक्त पे, तो माशाल्लाह नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसकी जो है फिजिकल बेनिफिट्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जो गैस बनने की जो चीजें होती हैं, जैसा मतलब गोभी का, अचार का, पापड़ का, ये जो नॉनवेज का स्पाइसी फूड है, तो ये चीजें कम करें, क्योंकि ये चीजें खाने से ना ये गैस पैदा करती है, और गैस भी कभी कभी जो है पेन पैदा करता है। जी। इसके अलावा अगर कोई भी जो है मुतासिर है, इमीडिएटली कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे डॉक्टर के पास इमीडिएटली कांटेक्ट करें। जो है इनिशियल स्टेज में अगर हम इलाज कर लेते हैं या कुछ बहुत ज्यादा तकलीफ है पेशेंट को, तो हम खुद थेरापिस्ट अपने हॉस्पिटल में 5 दिन रुका के करते हैं, जिससे माशाल्लाह पेशेंट जो है रिकवर हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, यूँ भी कहा भी जाता है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जो परहेज़ होता है वो इलाज से बहुत बेहतर होता है। हम सब बैठ के यही सोचते हैं कि यूनानी एक ऐसी थेरेपी होती है जिसके अंदर घर बैठे कुछ ऐसे नुस्खे हमें मिल जाएं जिससे हम अपना इलाज खुद ही कर लें और अपने आप में भी हम हकीम बन जाते हैं। तो ये घर में भी बहुत चीज़ें जो होती हैं अवेलेबल होती हैं। आइए हकीम साहब से जानते हैं, क्या ग़िज़ा के ज़रिए भी जॉइंट पेन को क्योर किया जा सकता है? क्या बताएंगे हकीम साहब? हाँ, बहुत सी चीज़ें, मतलब अजवाइन का जो इस्तेमाल है, अजवाइन का पानी का जो इस्तेमाल है, सुरंजान का जो इस्तेमाल है, इससे फ़ायदा होगा। मगर मसला क्या है कि जब बीमारी आ जाती है तो मैं चाहता हूं कि आप ढंग से इलाज करो, कोई एक अच्छे डॉक्टर से, जो कोई अच्छे यूनानी हकीम से जो है कंसल्ट करके उसका इलाज करेंगे तो ठीक रहेगा। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ये घरेलू अदविया इस्तेमाल करते हैं ये लोग, और जो है सही चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने की वजह से बीमारी बढ़ जाती है, फिर बाद में यूनानी दवाओं को जो है वो बुरा भला कहना स्टार्ट करते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि अगर जोड़ों का दर्द है तो ढंग से पेशेंट की रिपोर्ट जो भी हैं वो हमें, अगर हो सकता है, अगर भेजना है तो अपने जो है MRI वगैरह करवाया है तो आप जो है भेज के इसके बाद जो है पोस्ट के जरिए से भी हम दवा भेजते हैं, तो सिस्टमेटिक इलाज करेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और नी रिप्लेसमेंट जो है आज के वक्त में बहुत लोग करवाते हैं, आप कितना कामयाब मानते हैं? देखिए, जो लोग नी रिप्लेसमेंट किए हैं, आप उनके पास जाके उनका इंटरव्यू लीजिए जी। वो आपको कहेंगे कि मैंने कर लिया, आप मत करिए। अच्छा। जो लोग जो है लंबार सर्जरी करे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कल ही मैंने सुबह में एक पेशेंट देखा जिसका जो है सर्विकल का जो है सर्जरी हुआ था, उसने तौबा कर लिया। उसने बोला कि डॉक्टर साहब इसके बाद नहीं करूंगी। डॉक्टर कह रहा है कि अब नीचे भी करना है, घुटने का भी करना है। डॉक्टर साहब मुझे जो है बहुत बड़ी गलती मैंने जिंदगी में की। देखिए, जो भी आपकी जॉइंट्स हैं वो आपके हैं, आप कहीं ना कहीं फॉरेन चीजें अगर आप ऐड करेंगे तो हो सकता है कि वो फायदा हो और हो सकता है नुकसान हो। जी जी जी। तो यानी कि ऑपरेशन से हमेशा बचना चाहिए और पहले मेरी राय तो वही है। जी जी जी। जो लोग ऑपरेशन किए हैं, आप उनसे बात करेंगे तो वो खुद अपनी जो है गमज़दा कहानी सुनाएंगे जी जी, और आपको कहेंगे कि ये मत करिए जी, क्योंकि बॉडी के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह फ्लूइड लाने के लिए हमारे पास दवाएं हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा होता है। तो देखा नाज़रीन, आज हकीम साहब ने कितनी अच्छी जो है हमें जानकारी दी है, और यूनानी किस तरीके से काम करता है। थोड़ा सा इसमें सब्र चाहिए होता है क्योंकि धीरे धीरे काम करता है, लेकिन जड़ से उस मर्ज को हटा देता है। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, और आज आपने किडनी और जॉइंट पेन से मुताल्लिक़ हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह खैर। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर हकीम साहब के साथ, ढेर सारी बातें भी करेंगे, किसी न किसी मौजू पर बात होगी और आपको नुस्खे भी हकीम साहब देंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आप रखें अपनी सेहत का ख्याल और देखते रहिए सेहत और मर्ज़।